हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात करेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में सल्तनतकालीन प्रशासन, राजत्व का सिद्धांत और कला संस्कृति, प्रशासनिक क्या व्यवस्था थी, क्या यहाँ पर किस प्रकार का राजस्व सिस्टम था, भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसकी प्रशासन व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का क्या क्या सिस्टम यहाँ रहा, इसके बारे में हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। कि दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बड़े कूल होकर के सुनेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत काल के प्रशासन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का क्या सिद्धांत है, वहाँ के राजाओं का क्या सिद्धांत था, किस रूप में शासन करते थे, क्या था उनका प्लान, ये बात करेंगे। दोस्तों देखिए, आइए बात करते हैं राजत्व का सिद्धांत दिल्ली सल्तनत का। इस्लाम में एक राज्य, एक इस्लामी राज्य, एक ग्रंथ कुरान, एक धर्म इस्लाम और एक जाति मुसलमान की अवधारणा है। ठीक है। मोहम्मद पैगंबर के बाद प्रारंभ में 4 खलीफा हुए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। प्रारंभ में खलीफा का चुनाव होता था, किंतु आगे चलकर खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। दोस्तों, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर से ही सिस्टम शुरू हुआ था। इसलिए 661 ईस्वी में उमैया वंश खलीफा के पद पर प्रतिष्ठित हुआ और आगे चलकर और उसका केंद्र दशमिक बनाया। 1750 में अब्बासी खलीफा स्थापित हुए और उनका केंद्र बगदाद था। 1253 में चंगेज खां का पोता हलाकू खां ने बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी। फिर खलीफा की सत्ता का केंद्र मिस्र हो गया। अब खलीफा के पद से के कई दावेदार हो गए, जैसे स्पेन का उमैया वंश, मिस्र का फातमी वंश और बगदाद का अब्बासी वंश। प्रारंभ में एक इस्लाम राज्य था, किंतु आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में गवर्नर व्यवहारिक बातों में स्वतंत्र होते लगे। अतः इस्लाम की एकता को बनाए रखने के लिए खलीफा ने उन गवर्नरों को शासन करने की सनद देनी शुरू कर दी। सनद प्राप्त करने वाले गवर्नर सुल्तान कहे जाने लगे। जो खलीफा से सनद प्राप्त करते थे उनको सुल्तान कहते थे। ठीक है। सैद्धांतिक रूप से खलीफा ही भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रधान होता था और सुल्तान का नायब होता था, किंतु व्यवहारिक बातों में सुल्तान स्वतंत्र होता था। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था, ये आप सब जानते हैं। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वैधानिक रूप से इल्तुतमिश ही था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1347 में 1347 में खलीफा से सनद प्राप्त की थी। फिरोज तुगलक मुस्लिम भारत का प्रथम सुल्तान था, जिसने अपने सिक्के पर खलीफा का नायब खुदवाया। अपने शासनकाल के अंतिम 6 वर्षों में उसने खलीफा से 2 बार सनद प्राप्त किए। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया। अब सल्तनत के प्रशासन की बात करते हैं। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान खलीफा के अधीन होता था, किंतु व्यवहारिक रूप में वह सिविल, सैनिक और न्यायिक मामलों का प्रधान होता था। तो पहला पद था मजलिस ए खलवत। इनको आप समझते जाइए ध्यान से, मजलिस ए खलवत। इसमें वो अपने सब महत्वपूर्ण मित्रों, परामर्शदाताओं और विद्वानों से विचार विमर्श करता था। मजलिस ए खलवत। अगला है बर ए खास। इसमें वो महत्वपूर्ण मलिकों, अमीरों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलता था। अगला था दीवान वजारत। वजीर का पद इल्तुतमिश के समय अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। इल्तुतमिश के वजीर का नाम निजामुल मुल्क जुनैदी था। यह विभाग भू राजस्व का आंकलन,
जो दीवाने वजारत का जो विभाग था, जो वजीर था इसका निजाम मुल्क जुनैदी, वो विभाग भूरा का आंकलन, आय व्यय का आंकलन आदि से जुड़ा हुआ विभाग था। बलबन के समय इस विभाग की मर्यादा कम हो गई। तुगलक के काल में यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण हो गया। गियासुद्दीन तुगलक विशेष बातों पर परामर्श के लिए कुछ भूतपूर्व वजीरों को भी बुलवाता था और उनसे मंत्रणा करता था। वजीर की सहायता के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। एक था मुस्तरिफ महालेखाकार, दूसरा था मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। ठीक है, मुस्तरिफ महालेखाकार, मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। अगला था दीवाने इंशा, यह पत्राचार से संबंधित विभाग था। यह राजकीय फरमानों से भी संबंधित था। अगला था दीवाने कजा, यह काजी का विभाग होता था और यह न्याय से संबंधित था। दीवाने रिसालत, इसके विषय में मतभेद है। कुरैशी इसे विदेश से संबंधित मामले मानते हैं, हबीबुल्ला इसे विदेश विभाग मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि धार्मिक विभाग था जिसका प्रधान सद्र और शूद्र या मुख्य सद्र होता था। कुछ ऐसे विभाग थे जो समय समय पर विभिन्न शासकों द्वारा स्थापित किए गए, जैसे दीवाने आरिज। बलबन ने इस विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दीवाने आरिज की स्थापना बलबन ने की थी। यह विभाग सेना की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण और सैनिक प्रशासन से जुड़ा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस विभाग के उत्तरदायित्व और भी बढ़ गए, जबकि हुलिया और दाग की प्रणाली अपनाई गई। एक गुप्तचर विभाग होता था जिसका प्रधान बरीद मुमालिक होता था। बरीद मुमालिक। दीवाने वकूफ, जलालुद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। यह राज्य की व्यय का ब्यौरा रखता था। दीवाने वकूफ। दीवाने मुस्तकराज, अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व को क्रियान्वित करने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। दीवाने मुस्तकराज। यह विभाग भूराजस्व की वसूली से संबंधित था। दीवाने रियासत। दीवाने रियासत था अपनी बाजार नियंत्रण नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। दीवाने कोही, दोआब क्षेत्र में कृषि सुधार को क्रियान्वित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की स्थापना की। इसका प्रधान अमीर कोही होता था। अगला है दीवाने बंदगान। फिरोज तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। यह दासों से संबंधित विभाग था। दीवाने खैरात, मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए फिरोज तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। कुछ विभाग ऐसे भी थे जो राजा की व्यक्तिगत सेवा से संबंधित थे, सेवा संबंधित थे। वकील दर या कारखानों का प्रधान होता था या राजकीय कारखानों का निरीक्षण करता था। दीवाने हाजिर या दरबार के कार्यवाहियों की देखरेख करता था। सर जानदार या सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। अमीर मजलिस, यह शाही दावतों एवं आयोजनों की देखरेख करता था, दावत वगैरह का। अमीर अखूर, आखूर, यह शाही अस्तबल, आखुर, खुर होता है घोड़े के खुर। अमीर आखूर शाही अस्तबल का प्रधान। शहनाई पील, पीलपति होता है ना हाथी में चलाने वाला, तो हस्ती चाला का प्रधान होता था। नायब ममलकात, जब सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई तो इस पद का सृजन हुआ था, नायब ममलकात पद का। इख्तियारुद्दीन ऐतरीन प्रथम नायब ममलकात था। मुबारक शाह के बाद यह पद समाप्त हो गया। खुसरो अंतिम नायब ममलकात था। अगला है इक्ता व्यवस्था। दोस्तों, इक्ता एक अरबी शब्द है। निजामुल मुल्क के तूसी के सियासतनामा में इक्ता को परिभाषित किया गया। गौरी की विजय के बाद उत्तर भारत में इक्ता व्यवस्था स्थापित हुई। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ऐबक को हांसी की इक्ता प्रदान की थी। उसी ने मलिक नसरुद्दीन को कच्छ का प्रदेश इक्ता के रूप में प्रदान किया। इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेकर लखनऊ तक का क्षेत्र इक्ता के रूप में विभाजित कर दिया। इक्ता की 2 श्रेणियाँ होती थी। पहली श्रेणी खालसा के बाहर प्रांतीय स्तर की इक्ता,
तथा दूसरी कुछ गांवों के रूप में छोटी एकता। गांव के रूप में छोटी एकता खालसा कुल का ही एक अंग होती थी। इक्तादार और सुल्तान के संबंध परिस्थिति पर निर्भर रहते थे दोस्तों। यानी इक्तादारों की स्थिति 3 प्रकार की हो सकती थी। प्रथम प्रकार के इक्तादार वे थे जो जीते हुए प्रदेश में सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया गया था। दूसरे प्रकार के इक्तादार वे थे जो अर्धविजित क्षेत्र में नियुक्त किए जाते थे और उन्हें उस क्षेत्र को पुनः जीतना होता था। ऐसे इक्तादार और सुल्तान की पकड़ अपेक्षाकृत कम होती थी। और तीसरे प्रकार के इक्तादार वे होते थे जो ऐसी भूमि पर इक्तादार नियुक्त किए जाते थे जो अभी तक जीता नहीं गया हो। वैसे इक्तादार व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र होते थे। इक्ता का जो प्रशासक था वो मुक्ति या बलि कहलाता था। ये संबंधित क्षेत्र में भू राजस्व का संग्रह करते थे मुक्ति और बलि, और उस क्षेत्र का प्रशासन देखते थे। इनसे अपेक्षा ये की जाती थी क्या प्रशासनिक खर्च और वेतन को पूरा करने के पश्चात जो शेष रकम बचती है उसे वे केंद्रीय खजाने में भेज देते और ऐसी रकम वाजिब कहलाती थी। मतलब प्रशासनिक खर्च और वेतन करने के बाद जो रकम बचती थी उसे केंद्रीय खजाने में भेजा जाता था। उसे फवाजिल कहा जाता था। फवाजिल समय समय पर कुछ सुल्तानों द्वारा इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। सुल्तान और मुक्ति का परस्पर संबंध परिस्थितियों पर निर्भर करता था। सैद्धांतिक रूप से मुक्ति या बलि का पद वंशानुगत तो नहीं होता था और साथ ही हस्तांतरण नहीं होता था। बर्मन ने मुक्ति को नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया। वो इक्ता की आमदनी का आकलन करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों के स्थानांतरण पर बल दिया ताकि निहित स्वार्थ पैदा नहीं हो सके। उसने इक्ता में नौकरशाही के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त दीवान वजारत को यह अधिकार दिया कि प्रत्येक इक्ता की आमदनी का निश्चित अनुमान लगाए। इक्ता के राजस्व में से इक्तादार की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन रखे गए सैनिकों के वेतन में स्पष्ट विभाजन किया गया और ऐसा गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया कदम उठाया। उसने भूराजस्व संग्रह और प्रशासन के कार्यों का विभाजन कर दिया। अब मुक्ति के अतिरिक्त एक और अमीर नियुक्त किया गया, वो प्रशासन का कार्य दिखता था। इक्ता के आय व्यय के निरीक्षण के लिए एक आमिल नामक अधिकारी भी नियुक्त होने लगा। इक्ता का जो आय व्यय होता था उसके निरीक्षण के लिए एक आमिल नाम का अधिकारी भी नियुक्त होने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता के सैनिकों का वेतन भी केंद्रीय खजाने में देने का प्रावधान लाया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उसके इस कदम के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई और यही वजह है उसके काल में इतने विद्रोह हुए। फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की नीति को उलट दिया और इक्तादार के पद को वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक सैनिकों के वेतन के बदले उन्हें गाँव प्रदान करने लगा और ऐसे गाँव वजह कहलाते थे और वजह की धारणा को धारण करने वाले को वजहदार कहा जाता था। लोधियों के समय भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस काल में इक्तादारों का स्थानांतरण नहीं हो पाता था। अगला है खालसा या मेहरूसा। खालसा भूमि वह भूमि होती थी जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। प्रारंभ में सुल्तानों के समय भटिंडा और ग्वालियर खालसा भूमि थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि का विस्तार हुआ, किंतु फिरोज तुगलक ने इस नीति को उलट दिया। उसके समय खालसा भूमि कम हो गई। प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन सल्तनत काल में प्रांतीय प्रशासन की कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है। यद्यपि इब्न बतूता का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय MBT के समय 23 प्रांत थे। इक्ता का विभाजन सिक्किम में होता था। 1279 में बलबन के समय पहली बार सिक्का निर्माण हुआ। बलबन के समय में सिक्का निर्माण हुआ। इस पर सिकदार नामक अधिकारी किए जाते थे। सिक्का विभाजन परगनों में होता था और इस पर आमिल नाम का अधिकारी नियुक्त होता था। परगनों पर आमिल नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। मोहम्मद अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक के न्याय के समय फिरोज तुगलक के समय दोआब में 55 परगने होते थे। इब्न बतूता एक और प्रशासनिक इकाई की चर्चा करता है। वह परगना के नीचे 100 या 84 गाँव का समूह होता था परगना के नीचे, और इस पर चौधरी नाम का अधिकारी नियुक्त किया जाता था। 100 या 84 गाँवों के समूह को सदी कहा जाता था। सदी प्रशासन की छोटी इकाई गांव होती थी। राज्य का स्वरूप सैद्धांतिक रूप से
इस्लामी राज्य होता था। व्यवहारिक रूप में यहाँ शरीयत के कानून का पालन यहाँ नहीं होता था। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत को इस्लामी राज्य न मानकर व्यवहारिक और लौकिक माना है। दिल्ली सल्तनत की पद्धति के इसकी सैन्य पद्धति तुर्की मंगोल पद्धति पर आती थी। वित्त व्यवस्था इसकी ईरानी पद्धति पर, और राजतंत्र तुर्की ईरानी पद्धति पर, और ग्रामीण प्रशासन भारतीय पद्धति पर। वित्तीय व्यवस्था प्रारंभ में इस्लामी कारारोपण पद्धति लागू नहीं हो पाई। सबसे पहले पंजाब में इस्लामी कारारोपण पद्धति लागू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में इस्लामी कारारोपण पद्धति शुरू नहीं हुई थी। आगे चलकर शरीयत के अनुसार मुताबिक 4 प्रकार के कर स्थापित हुए। धार्मिक कर, ज़कात, धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक कर था ज़कात, धर्मनिरपेक्ष कर जो कोई एक धर्म से नहीं, खराज, जजिया और खम्स, और खराज और उस खराज भूमि थी जो हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। सामान्यतः उत्पादन के 1/3 से कम नहीं और 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए था, किंतु फिरोज तुगलक ने फतुआ के फिरोजशाही में इसका भाग 1/5 भाग निर्धारित किया। उस्र भूमि यह मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था। जिस भूमि पर प्राकृतिक रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती थी उस पर इसकी दर कुल उत्पादन का 1/10 भाग थी। जहाँ राज्य के द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी और वहाँ इसकी दर कुल उत्पादन का 1/5 भाग होती थी। अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान की जमीन खरीद लेता था तो उसे उस भूमि पर उसके बदले खराज देना पड़ता था, किंतु अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू की जमीन खरीद लेता था तो खराज का परिवर्तन उस समय नहीं होता था। ज़कात यानी सदका यह धर्मांध मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसकी दर उसकी आय का 2.5% होती थी, 2.5। इसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए होता था। जजिया यह सैनिक सेवा के बदले गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसकी दर क्रमशः 48 दिरहम, 24 दिरहम और 12 दिरहम थी। यह प्राय खराज के साथ लिया जाता था। फिरोज तुगलक ने इसे पृथक कर बना दिया। खम्स यह युद्ध के लूट के माल पर लगता था। इसमें राज्य का हिस्सा 1/5 भाग, सैनिकों का 4/5 भाग होता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने उसे उलट दिया। फिरोज तुगलक ने इसे पुनः व्यवस्थित किया। भूराज व्यवस्था वास्तव में सल्तनतकालीन भूराज व्यवस्था मुस्लिम विचारधारा और पूर्ण प्रसिद्ध देशी परंपराओं का मिश्रण था। सामान्य रूप से तुर्कों ने इस्लामी व्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया। यह व्यवस्था बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताब और खराज में लिपिबद्ध है। सतत काल में भूमि निम्न भागों में विभाजित थी: इत्ता, खालसा, मिल्क, वक्फ, इनाम। इत्ता, खालसा, मिल्क और वक्फ और इनाम। सतत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोर्टेंट के अनुसार अनुदान मिल्क राजा द्वारा प्रदत्त होती थी। वक्फ धर्म सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि, इनाम पेंशन होती थी। संपूर्ण राज्य को हम 2 भागों मान सकते हैं: खराज भूमि और मवास भूमि। खराज भूमि वो भूमि तो नियमित भूराज प्राप्त होता था। मवास भूमि होती थी जहाँ से भूराज प्राप्त नहीं होता था। ये उन क्षेत्रों में संतुलन की सरल रूप हो जाती थी। भूराज संग्रह की पद्धति पहला था गल्ला बक्सी या बटाई। इसके 3 भाग होते थे। पहला खेत बटाई, जब खड़ी फसल में राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था तो वह खेत बटाई कहलाती थी। लंक बटाई में फसल कटने के बाद फिर भूसा अलग करने के पहले ही राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। रास बटाई, भूसा अलग करने के बाद तैयार अनाज का विभाजन किया जाता था। कानकूट, अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था, कानकूट होता था। मसाहत, भूमि माप की वह पद्धति थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत की पद्धति को पहली बार अपनाया। उसे वफाए बिस्वा को अपनाया और माप की इकाई थी वफाए बिस्वा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया, उसे मध्यस्थ वर्ग का अंत कर दिया। राज्य द्वारा किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किए जाने से राजस्व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। ये अधिकारी विभिन्न नामों से पुकारे जाते थे, जैसे उस्मान, मुतसरिफ, मुशरिफ, मुहासनान और नबी सिंदान। मध्यस्थ वर्ग में खूत मुकद्दम चौधरी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने हक खूती और किस्मत खूती का अंत कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकोषीय अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया। माना जाता है कि नायब वजीर शरीफ केनी के भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया। हक खूती उसने परिश्रम के रूप में इस वसूली का एक अंश प्राप्त करने का हक। किस्मत खूती किसानों से अपनी उपज का कुछ अंश प्राप्त करना। यासून तुगलक द्वारा 2 महत्वपूर्ण वर्धन किए गए। एक, मध्यस्थ वर्ग को हकीक खूती का अधिकार दे दिया गया, किस्मत खूती का अधिकार नहीं दिया गया।
साथ ही उन्हें ग्रह कर और चराई कर से मुक्त कर दिया। घियासुद्दीन तुगलक ने भूमि को मापने की व्यवस्था भी जारी रखी, परंतु साथ ही अवलोकन और वास्तविक उपज के आधार पर ही कर निर्धारण किया जा रखा। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कर प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत यह था, सबल वर्ग का बोझ निर्बल वर्ग पर ही पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। सबल वर्ग का बोझ निर्बल पर नहीं पड़ना चाहिए। मोहम्मद तुगलक के समय भूमि मापने की प्रथा फिर अपना ली गई, परंतु स्थिति तब बिगड़ गई जब अनाज के रूप में वसूली वास्तविक उत्पादन के आधार पर न कर के राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार बफाई फरमाने का आधार किया गया। उसी तरह नकद रूप में वसूली बाजार में प्रसिद्ध मूल्य के आधार पर नहीं किया गया और राज्य द्वारा घोषित मूल्य निर्के फरमाने के आधार पर की गई। विशेषतः मोहम्मद तुगलक के समय राजस्व वसूली का काम भी ठेकेदारी पर किया जाने लगा। फसल खराब होने पर भूराजस्व में छूट भी दी जाती थी। मोहम्मद तुगलक के द्वारा किसानों को कृषि ऋण दिया गया, सौंदर्य तकावी ऋण, सौंदर्य ऋण को तकावी ऋण। सिंचाई कुएं के सिंचाई साधन थे। मोहम्मद तुगलक ने कुओं को खुदाई के लिए ऋण प्रदान किए। कुओं से सिंचाई के लिए नई तकनीक में लाया जिसे गियर प्रणाली कहते हैं। यह साकिया के नाम से भी जानी जाती है। 14वीं सदी में नहर सिंचाई व्यवस्था विकसित हुई। संभवतः मध्य एशिया के प्रभाव से इसका विकास हुआ। घियासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने कई नहर निर्मित कराए। उसने यमुना नदी के राजवाह फलूक खानी नामक नहर निकलवाई। उसने सतल नदी से फिरोजशाही नामक नहर निकलवाई। उसने एक नहर गद्दा नदी से और दूसरी काली नदी से निकलवाई। फिरोज तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर प्रारंभ किया। उसके द्वारा लगाया गया सिंचाई कर हक़ शर्अ के नाम से जाना जाता था। वह कुल उपज का एक 10% होता था। सतत काल में रबी और खरीफ दोनों फसलें उगाई जाती थी। इब्न बतूता ने दिल्ली के आसपास दोनों प्रकार की फसलों की चर्चा की है। अलाउद्दीन खिलजी का दिन एक अधिकारी होता था, ठक्कर फेरू। 25 प्रकार के फसलों के नाम गिनाए उसने। आश्चर्य की बात है उसने नील और पोस्त की चर्चा नहीं की। 14वीं-15वीं सदी में पहली बार मलबरी रेशम कीट पालन प्रारंभ हुआ। इस काल में कलम लगाने की प्रथा प्रारंभ हुई। कृषि संबंध उस समय किसानों को भूमि पर स्वामित्व नहीं था, भूमि की अधिकता थी, इसलिए भूमि स्वामित्व के प्रति अधिक सजगता नहीं थी। सबसे छोटे किसान बलाहार कहलाते थे। धनी किसान के वर्ग में कूद मुकदम चौधरी आते थे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ऊपर राजा रणका और रावत होते थे। उन्होंने प्रारंभिक दिल्ली सुल्तानों का कड़ा विरोध किया। तुर्कों के द्वारा चलाई गई कुछ महत्वपूर्ण तकनीक चरखा जो तुर्कों ने चलाया था 13वीं-14वीं सदी में। 1350 में की कृति फुतुह सलाती में इसका वर्णन है। करगा मिफ्ता उल फुजाला में करगा का चित्र मिलता है। चूना और गारे का प्रयोग, कागज व जल्दसाजी का विकास, स्थापत्य में मेहराब का प्रयोग, वैज्ञानिक रूप से बने हुए गुंबदों का प्रयोग, रकाब, नाल और बारूद का प्रयोग, कलई का प्रयोग, आसवन डिस्टिलेशन विधि का विकास, नाविकों द्वारा कुतुनों का प्रयोग, वाणिज्य, व्यापार और नगर। इरफान हबीब दिल्ली सल्तनत काल को पृथ्वी नगर की शुरुआत मानते हैं। वे मानते हैं कि इस काल में एक शहरी क्रांति हुई। मुसलमानों की जनसंख्या कम थी। वे मुख्यतः के मुख्यालय राजधानियों पर सहने लगे। राजा के महल के आसपास ही सैनिक शिविर भी स्थापित किए जाने लगे। दूसरे सल्तनत काल की बुराइश नीति ने प्रेरित व्यापार को जन्म दिया। इस काल में बिलासता के क्षेत्र में रेशम के कपड़ों का उत्पादन शुरू हुआ। ईरान के से कालीन बनाने की कला आई। कागज और जल्दसाजी की पद्धति विकसित हुई। व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिला। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के अधीन 70,000 कारीगर काम करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नगरों का विकास हुआ। इब्न बतूता दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर मानता है। पूर्व में कड़ा और लखनौती, उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पश्चिम में अनहिलवाड़ा और कैम्बे महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हुए। पूर्व में कड़ा और लखनौती, उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पश्चिम में अनहिलवाड़ा और कैम्बे। बंगाल और गुजरात के नगर अच्छे किस्म के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। गुजरात के कैम्बे सूती वस्त्र, सोना और चांदी के लिए काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनारगांव कच्चे रेशम और महीन सूती वस्त्र मलमल के लिए प्रसिद्ध था। भारत उत्तम श्रेणी का वस्त्र, अतलस, शीशे का सामान और घोड़े पश्चिम एशिया से मंगवाता था। चीन से कच्चे रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन मंगवाए जाते थे। सततकालीन ग्रंथ में कारवानी या नायक मुल्तानी व्यापारी की चर्चा मिलती है। कारवानी अनाज के व्यापारी होते थे। मुल्तानी व्यापारी दूरस्थ व्यापार से जुड़े होते थे। व्यापार में दलालों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बर्नी ने दलालों को बाजार का स्वामी कहा। फिरोज तुगलक ने दलालों पर लगाए जाने वाला कर दलाले बजाराहा समाप्त कर दिया। सर्राफ नामक व्यापारी मुद्रा विनिमय हुंडी से जुड़े हुए थे। मुद्रा व्यवस्था में आए सल्तनत काल के पूर्व शुद्ध चांदी की कमी थी। गौरी शासकों ने चांदी तांबे के सिक्के जारी किए। सिक्के पर देवी लक्ष्मी के बैल गौरी के सिक्कों पर और घुड़सवारों की आकृति बनाई गई थी। शासकों का नाम देवनागरी लिपि में लिखा गया था। इन सिक्कों को दहली वाला कहा जाता था। इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्कों का मानकीकरण किया।
जो सोने चांदी के टंके और तांबे के जीतल जारी किए। उस समय सोने और चांदी का अनुपात 1:10 था। सल्तनत के टकसालों द्वारा सामान्य तौर पर 3 धातुओं के सिक्के निर्मित किए गए, सोना और चांदी और बिलियन ही चांदी और तांबे के मिश्रित। वर्णीय 2 अन्य सिक्के टांगा और दिरहम की चर्चा की है। एक चांदी का टंका 1848 जीतल 192 दांग और 480 दिरहम का होता था। देवगिरी की वजह से पूर्व बंगाल द्वारा सोना चांदी प्रेषित किया जाता था। 13वीं शताब्दी के दौरान सिक्के का ढलाई का यही स्रोत था। अलाउद्दीन के समय चांदी की मुद्राएं मुख्य होती थी। गयासुद्दीन तुगलक के काल में सोने और बिलन की तुलना में चांदी के सिक्के कम मिलते हैं और फिर तुगलक के अधीन चांदी के सिक्के लुप्त हो गए। 15वीं शताब्दी में बिलन सिक्के प्रभावी रहे क्योंकि लोधी शासकों के द्वारा अन्य सिक्के नहीं जारी किए गए। दोस्तों, ये था हमारा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और भू राजस्व। अगला कड़ी में हम लोग आगे अलग टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।